चलिए भाई, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? नहा धो के आ गए हैं क्या सभी लोग? चलिए 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 स्टार्ट करें फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। आज कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे और जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वहां से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं भी विजिबल हो जाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी विजिबल हो जाऊंगा। क्लियर? चलिए, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वहां से कई बार क्वेश्चंस आते हैं और काफी स्टूडेंट्स को उस पर क्या रहता है, डाउट रहता है। तो चलिए उसी से रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में कुछ बातें हम कर चुके हैं, ऑलरेडी आप जानते हैं, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। आज हमारे सामने आ रहा है रूल्स फॉर डिसाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर? हाँ, भगवान की तरह मास्टर प्रकट होता रहता है। चलिए चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैंने अभी जो स्टार्ट किया टॉपिक, उसमें हम बताने वाले हैं कि जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे सामने बनती हैं, हम उनकी स्टेबिलिटी को कैसे डिटरमाइन करें। सबसे पहले आप एक बात को कंफर्म करें। आयुष बेटा, आप अपने एंड से देखें, यहां से सब ओके है। सबसे पहले एक बात कंफर्म करें, क्या सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी बराबर होती है? मुझे बताइए, क्या सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी बराबर होती है? नहीं होती है। मैंने बोला था कि रेजोनेंस हाइब्रिड इज द वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब क्या है कि सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का वेटेज उसके अंदर अलग अलग होता है। बिल्कुल सही। तो कुछ पहले थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं, फिर क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले देखिए, ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली टू ट्रू मॉलिक्यूल, यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड। ईच फॉर्म contributes in proportion to its stability. The most stable contributes the most. सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी बराबर नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, सभी का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर बराबर नहीं होता है। क्लियर? जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर उतना ही ज्यादा होगा। यह हमें पता होना चाहिए। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर उतना ही ज्यादा। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज द वेटेड एवरेज। ये मैं बात कर चुका हूं कि वेटेज के हिसाब से उनका कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, ये अभी मैं क्लियर कर दूंगा। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम स्टेबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट्स इक्वल इन रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होती हैं उनका स्टेबिलिटी भी बराबर होता है और उनका रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है, बराबर होता है। चलिए, तो सर ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, थोड़ा सा आप इनके बारे में बताइए। चलिए, मैं ढेर सारी बातें यहां पर करने वाला हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में ये हमारे सामने था। अगर आपको याद हो तो इसको हमने बोला था एलाइल कार्बोकेटाइन। क्या इसको देख पा रहे हैं आप? दिस इज एलाइल कार्बोकेटाइन। भाई सभी के रिप्लाई मिलने चाहिए, एक्टिवली सभी को पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर। यस। क्या इसके अंदर रेजोनेंस होगा? यस सर। अगर इसके अंदर रेजोनेंस हुआ तो आप जानते हैं बढ़िया तरीके से एंड टर्मिनल पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड। इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को गौर से देखिए। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही है। देखो, कोई डिफरेंस नहीं है। गौर से देखिए इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, ये सेम नहीं है बेटा जी। इन्हें हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। कैसे? मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया 1, यहां पर हमने लिख दिया 2, यहां पर 3। अब देखो, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3। पाई बॉन्ड ने अपनी पोजीशन बदल रखी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सेम है, ये इक्विवेलेंट है। सर थोड़ा और एग्जांपल दीजिए ना। बिल्कुल, मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल देने वाला हूं। ये देखिए, ये हमारे सामने कंपाउंड होता है फिनोल। क्या होता है? फिनोल। और ये दूसरा ए भी फिनोल ही है, उसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप इसमें गौर से देखकर बताइए, देखने में दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसी हैं,
लेकिन क्या ये रियली में सेम है? दोनों में पाई बॉन्ड की पोजीशन देखो, देखो यहां पर पाई बॉन्ड यहां पर है, ये रहा, लेकिन इसमें पाई बॉन्ड यहां पर है। ये देखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनको बोला जाता है क्या? इक्विवेलेंट। क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट। जो दिखने में एक जैसी होती हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। सर कोई और एग्जांपल दो ना। अरे ये लो ना, ये देखिए, ये अगर हम बात करना चाहें, समझ पाए? यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये बेंजीन की दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो सेम है, लेकिन यहां पर देखो, यहां डबल बॉन्ड यहां पर है, इन दोनों के बीच में है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड यहां पर नहीं है, तो ये सेम नहीं है। इन्हें हम बोलते हैं कैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर। सबसे पहले मुझे कंफर्म कीजिए, क्या इक्विवेलेंट वर्ड आपको क्लियर हुआ कि हम कब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं? जहां देखने में हमको एक जैसी लगती हो लेकिन वो एक नहीं होती है। क्लियर? तो जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बराबर होगी। उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बराबर होगी। बिल्कुल सही बात है। अब मैं कुछ बेसिक बातें आपके सामने करना चाहता हूं। उन बेसिक बातों को समझने के बाद आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी कंफ्यूजन आपको आएगा ही नहीं, मतलब चप्पल से मार दोगे कंफ्यूजन को आप। तो सर कीजिए ऐसी बातें। चलिए मैं करता हूं। सबसे पहले देखिए, कोई ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिल जाए, कोई ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिल जाए जिसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हो इनकंप्लीट ऑक्टेट के साथ। देखिए इसमें ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बता सकते हैं? देखो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है? ये बॉन्ड है। राइट नाउ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एग्जैक्टली सही आंसर देने लगे हो आप लोग, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट है? इनकंप्लीट है। क्या? ऑक्टेट। बिल्कुल सही बात है सर, इनकंप्लीट ऑक्टेट हमारे सामने है। और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर इनकंप्लीट ऑक्टेट के साथ पॉजिटिव चार्ज। यहां पर अगर आप देखना चाहें तो बताइए, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और राइट नाउ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? काउंट करके बताइए। इसका मतलब ये बॉन्ड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है 4 और एक लोन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर अगर हम बात करना चाहें तो सर यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका भी ऑक्टेट अगर मैं बात करना चाहूं तो कैसा है? इनकंप्लीट ऑक्टेट। इनकंप्लीट ऑक्टेट। अब मैं दो बातें आपके सामने करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं आ सकता? क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं आ सकता? कभी भी नहीं आ सकता? आ सकता है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो आप भूल गए होंगे लेकिन हमें याद है सर, हमने कई बार पढ़ा है ये इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर हाइड्रोनियम आयन। और सर हमारी जिंदगी बीत गई इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हुए अमोनियम आयन को। मेरी बातों का जवाब दीजिए, क्या इनमें भी देखिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, सॉरी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है? क्या ये नहीं आ सकते? आ सकते हैं। लेकिन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, दे कैन हैव पॉजिटिव चार्ज विद कंप्लीट ऑक्टेट। They can have positive charge with complete octet, but they can't have positive charge with incomplete octet. अगर किसी में ऐसा दिखता है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी हाईली अनस्टेबल। क्या होगी? हाईली अनस्टेबल। उसको उठा के सबसे पीछे फेंक देना। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें ऐसी मिले जिसमें ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज हो, एक बॉन्ड के साथ, ये देखो एक बॉन्ड है ना, इसका एक बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज हो, नाइट्रोजन पर 2 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज हो, 2 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज हो, यानी कि इनकंप्लीट ऑक्टेट के साथ उन पर पॉजिटिव चार्ज हो, उनको उठा के सबसे पीछे फेंक देना। वो हाईली अनस्टेबल होंगी। क्या होंगी? वो हाईली अनस्टेबल होंगी। देखना आप दनादन आंसर दोगे, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना। फिजिक्स में तुमने पढ़ा है क्या कि सिमिलर चार्जेस अगर एडजेसेंट एटम्स पर आ जाएं, सिमिलर चार्जेस अगर एडजेसेंट एटम्स के ऊपर आ जाएं, आप बताइए सेम चार्जेस जब आजू बाजू आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? सेम चार्जेस जब आजू बाजू आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं सर? भयंकर रिपल्सन कर देते हैं। यस, भयंकर रिपल्सन करते हैं। तो एडजेसेंट एटम्स पर सेम चार्जेस आ जाए, प्लस प्लस आ जाए, माइनस माइनस आ जाए। लोन पेयर भी किसकी तरह बिहेव करता है? नेगेटिव चार्ज की तरह, क्योंकि लोन पेयर में भी तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये बात ध्यान रखना। एडजेसेंट एटम्स पर प्लस प्लस हो, एडजेसेंट एटम्स पर माइनस माइनस हो, या फिर एडजेसेंट एटम्स पर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज हो,
वो हाईली अनस्टेबल होती हैं ड्यू टू रिपल्सन। ये भी अगर हम बात करना चाहें तो हमारे सामने क्या रहेंगी, अनस्टेबल रहने वाली हैं। ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें मिले तो उसको उठा के पीछे फेंक देना, उसको भी उठा के क्या फेंक देना, पीछे फेंक देना। सर अब डाउट आ रहा है सर मेरे को, अरे तेरे डाउट दूर करने के लिए तो मैं यहां पर बैठा हूं सुबह सुबह नहा धो के। बता डाउट क्या है। सर आपने बोला कि ऐसा दिखाई दे तो भी उठा के पीछे फेंक देना, ऐसा ऐसा दिखाई दे तो भी उठा के पीछे फेंक देना, हाँ बोला। ऐसा दिखाई दे तो भी उठा के पीछे फेंक देना, हाँ बोला। सर दोनों आ गए तो नहीं आएंगे। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा या तो ये वाला केस मिलेगा आपको या फिर ये वाला केस मिलेगा आपको। परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीछे फेंकने का मतलब समझ में नहीं आ रहा राक्षस को। पीछे फेंकने का मतलब है लीस्ट स्टेबल, सबसे पीछे रखना उसको। आपके सारे डाउट मुझे पहले से पता है। पर क्या बोल रही है सर, पीछे फेंकने का मतलब, पीछे फेंकने का मतलब है सबसे पीछे रखना है, लीस्ट स्टेबल उसको रखना है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम कुछ सर्टेन रूल्स बताते हैं आपको। सबसे पहले ये कुछ रूल दिए गए हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा और दो दो कौड़ी के रूल हैं। सबसे पहला रूल ये देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज कंप्लीट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। आप जानते हैं हाइड्रोजन कभी कंप्लीट कर भी नहीं सकता, क्लियर। एंड न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल का मतलब आप कह सकते हैं जीरो फॉर्मल चार्ज। क्या बोल दिया मैंने, न्यूट्रल का मतलब आप समझ लीजिए जीरो फॉर्मल चार्ज, किसी एटम पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। विल बी द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो और किसी प्रकार का कोई फॉर्मल चार्ज आपको दिखाई ना दे, यानी कि प्लस माइनस नामो निशान आपको दिखाई ना दे। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, ऑक्टेट। अगर कोई एटम इस दुनिया में आया है तो किसके लिए आया है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। गॉट द पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज कंप्लीट बट हैविंग फॉर्मल चार्ज, जिन पर फॉर्मल चार्ज हो। ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा सभी का ही, ऑक्टेट तो सभी का कंप्लीट होगा, लेकिन फॉर्मल चार्जेस अगर आपको दिखाई दे जाएं तो उस सिचुएशन के अंदर वो क्या रहेगा, सेकंड मोस्ट। क्या रहेगा, सेकंड मोस्ट स्टेबल। अब मेरे को बताओ, सबसे पहले तुम क्या देखोगे, ऑक्टेट। मेरी बात को ध्यान से सुनना सर। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्टेट। एक तो ऑक्टेट सभी का कंप्लीट मिलेगा विदाउट फॉर्मल चार्ज। दो सिचुएशन हो सकती हैं, विदाउट फॉर्मल चार्ज। ध्यान से सुनते रहना मेरी बातों को, डाउट नहीं आने दूंगा। और दूसरा हो सकता है विद फॉर्मल चार्ज। आप बताइए सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले सर ऑक्टेट देखूंगा मैं। ऑक्टेट दो कंडीशन में कंप्लीट हो सकता है, विदाउट फॉर्मल चार्ज, विद फॉर्मल चार्ज। तो सबसे पहले किसको रखेंगे, विदाउट फॉर्मल चार्ज। सर ये जो आपकी बातें हैं ना सर, हवा में निकल रही हैं सर एकदम, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए ना सर। अरे बिल्कुल, मैं अभी बातें कर रहा हूं आपके सामने, ये एग्जाम्पल आया है। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2। This is resonating structure number 1 and this is resonating structure number 2 and you have to compare the stability। मुझे बताइए क्या इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, मुझे बताइए क्या इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और क्या इसका ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। चेक कीजिए, ये इनऑर्गेनिक की नॉलेज है भाई, ऑक्टेट कंप्लीट करना ना करना चेक आना। क्लियर, यस सर, ईच एंड एवरी एटम इज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उसका डुप्लेट कंप्लीट है। ठीक है, ठीक है। यहां पर देखिए बिल्कुल सही बात है, यहां पर देखिए बिल्कुल सही बात है, यहां पर भी देखिए ऑक्सीजन का और यहां पर भी देखिए ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ऑटोमेटिक उसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कीजिए स्टेबिलिटी कंपेयर, अब कीजिए स्टेबिलिटी कंपेयर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 में भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 के अंदर भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 के अंदर फॉर्मल चार्ज दिखाई दिया, ये देखो प्लस, ये देखो माइनस, फॉर्मल चार्ज दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। आप बताइए विच वन विल बी द मोर स्टेबल, बोथ आर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। सर हम चिल्ला चिल्ला के बात कह सकते हैं, वन विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड। बताइए किसी को कोई आपत्ति परेशानी है तो मुझे बोल दीजिए। मैं जब थ्योरी पढ़ाता हूं ना उसके बाद क्वेश्चंस दनादन बनेंगे आपके, परेशान नहीं होने दूंगा आपको। उत्तम पूछ रहे हैं फॉर्मल चार्ज कैसे आता है, आईओसी पढ़े भाई जाकर। नेक्स्ट, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टेबिलिटी कंपेयर कर दीजिए, नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टेबिलिटी कंपेयर कर दीजिए। देखिए 1 में सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, 2 में भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। मैं बता दूं नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है।
क्लियर। लेकिन 1 में कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, प्लस माइनस तक दिखाई नहीं दिया, लेकिन सेकंड में प्लस माइनस दिखाई दिया, फॉर्मल चार्ज दिखाई दीजिए, बताइए विच विल बी द मोर स्टेबल। इस केस में भी नंबर 1 विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नंबर सेकंड। ऑलराइट, अब ऑक्टेट नहीं पहचान पा रहे हो ना भाई, तो ये मेरी दिक्कत नहीं है, ये आईओसी की दिक्कत है, जाकर रिवाइज करें। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो जानते हैं ये ऑर्गेनिक नहीं बताएगा ऑक्टेट कंप्लीट इनकंप्लीट, मैं तो फिर भी 0 लेवल से लेकर चलता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 और ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2। और भाई लोगों इसमें आपको भयंकर भयंकर डाउट आएगा, एक दिन भयंकर डाउट आएगा। क्लियर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप क्या देखोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे तो बताइए। सबसे पहले देखेंगे सर ऑक्टेट, क्या देखेंगे, ऑक्टेट, क्योंकि अगर कोई एटम इस दुनिया में आया है तो एक ही मकसद से आया है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बताइए इस कार्बन के वैलेंस सेल, कार्बोकेटाइन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, कंफर्म, बिल्कुल सही बात है। क्या यहां पर रेजोनेंस हो सकता है, मुझे बताइए, क्या पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर का रेजोनेंस मैंने आखिरी क्लास में सिखा दिया था, बिल्कुल सिखा दिया था सर। अब यहां पर रेजोनेंस हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले बता दो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, कोई दुविधा की बात नहीं है। इसमें बताइए कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, यस सर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 के अंदर कार्बन का ऑक्टेट इनकंप्लीट है, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 के अंदर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। टेल मी विच वन इज मोर स्टेबल, नंबर 2 इज मोर स्टेबल देन नंबर 1। बिल्कुल सही, क्लियर। ये बात अभी तो तुमने यहां भर ली, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हें कुछ पागलपन के दौरे पड़ेंगे और तुम मुझे ढूंढते फिरोगे। क्या ढूंढते फिरोगे, सर इसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, सर यहां ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होना चाहिए ना। ये देखोगे पहले या ऑक्टेट देखोगे, कौन सा चार्ज किस एटम पर है ये बाद में देखना, सबसे पहले ऑक्टेट देखना। सबसे पहले क्या देखना, ऑक्टेट। कौन सा चार्ज किस पर है ये नहीं देखना, पहले क्या देखना है, ऑक्टेट देखना है। व्हाट द पॉइंट। तो ये डाउट आए तो चप्पल से वहीं मार देना उस डाउट को। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने, नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है, बोल रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। ये आप अच्छे से जानते हैं। ये देखिए मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊंगा। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, ये है नंबर 1। मान लीजिए ये नेगेटिव इधर चला गया और ये नेगेटिव इधर चला गया, तो बताइए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनकर आएगी। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ये लो मैं तो लोन पेयर के साथ दिखा देता हूं एज इट इज। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये नेगेटिव इधर रेजोनेंस ना करके इधर रेजोनेंस कर जाता। अगर इधर रेजोनेंस कर जाता तो सर क्या दिक्कत की बात थी, यहां बन जाता, ये बनकर आ जाता सर हमारे सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये एक दूसरे की क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप कंफर्म कर लीजिए एक दूसरे की क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सबसे पहले काम किसका होता है, पहला काम होता है ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है सर, अब देखो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो मैं कंफर्म कर चुका हूं कार्बन आयन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बता चुका हूं मैं आपको कार्बन आयन के केस में ही कि कार्बन आयन, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट ऑक्टेट मिलेगा। क्लियर। इसमें भी नंबर 1 में भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, नंबर 2 में भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, नंबर 3 में भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। नंबर 1 में भी फॉर्मल चार्ज है, नंबर 2 में भी फॉर्मल चार्ज है, नंबर 3 में भी है। बिल्कुल सही है सर, सभी में चार्ज दिखाई दे रहा है। अब क्या देखेंगे, अब ये पॉइंट आ जाएगा थर्ड कि वो चार्ज है किस एटम पर जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहां ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, ये है कार्बन एटम के ऊपर। किसके ऊपर है, कार्बन। यहां पर ये किसके ऊपर है, ये है ऑक्सीजन एटम के ऊपर। और यहां किसके ऊपर है, ये है नाइट्रोजन एटम के ऊपर। आप बताइए नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगी हमारे सामने सेकंड, उसके बाद रहेगी थर्ड और उसके बाद रहेगी फर्स्ट। बताइए किसी को कोई दिक्कत या आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो अभी लिख भेजिए। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो लिख भेजिए। क्लियर। चलिए कोई आपत्ति नहीं है सर। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट खत्म कर दूंगा, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट खत्म कर दूंगा अभी इसको। ये लो, ये आप जानते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन विच अनलाइक चार्जेस, अनलाइक का मतलब अपोजिट चार्जेस जितने क्लोज होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी
और जितने दूर होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी बात बताइए, ये प्लस माइनस यहां पर है, अब ज्यादा स्टेबल हैं या ये प्लस माइनस यहां पर है? कौन से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हैं तो बता सकते हैं किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? ये सिस्टम 1 है और ये सिस्टम सेकंड है। जाके आप एक बार फिजिक्स भी रिवाइज कर लें। अपोजिट चार्जेस जितने क्लोज आते हैं ना, वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, सिस्टम क्या होता है? स्टेबल होता है। आगे बात समझ में? अपोजिट चार्जेस जितने दूर होते हैं उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये प्लस माइनस यहां थे, इन प्लस माइनस को यहां से यहां ले जाने के लिए बताइए, मुझे कोई काम करना पड़ेगा या अपने आप चले जाएंगे? आप खुद बताइए, फिजिक्स भी साफ आपकी एकदम चौपट हो। ये प्लस माइनस पहले ऐसे थे, फिर मैंने इनको ऐसे करना है, ये अपने आप चले जाएंगे कि आई हैव टू वर्क? बताइए, कुछ करना पड़ेगा? यस, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनको दूर ले जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क मॉलिक्यूल में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसी के ऊपर आप वर्क करते हो मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देते हो। क्लियर? तो सिंपल सी बात है कि चार्जेस जितने नजदीक होंगे, चार्जेस जितने नजदीक होंगे वो उतने ही ज्यादा स्टेबल होंगे। लेकिन कैसे होने चाहिए? अनलाइक। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, एक प्लस और एक प्लस ये ऐसे हैं, दूसरे प्लस और प्लस ऐसे हैं, आप बताइए इन प्लस प्लस को पास लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा या अपने आप आ जाएंगे? इन प्लस प्लस को पास लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा या अपने आप आ जाएंगे? आप जानते हैं सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनको पास लाने के लिए यू हैव टू वर्क, और जब भी आप वर्क करेंगे तो मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देंगे। तो पॉइंट नंबर 4 अगर आपको क्लियर है तो एक बार बता दीजिए। पॉइंट नंबर 4 अगर आपको क्लियर है तो बता दीजिए, फिजिक्स से भी समझा दिया मैंने तो, कि अपोजिट चार्जेस जितने नजदीक होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और सेम चार्जेस जितने दूर होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। फिजिक्स से भी क्लियर कर दिया है सर, फिजिक्स से तो क्लियर कर दिया है, लेकिन एक बार एग्जांपल ऑर्गेनिक के थ्रू भी समझाओ ना। मैं कैसे समझूंगा? अरे मैं सब समझाऊंगा। क्लियर? बिल्कुल। ये हमारे सामने कंपाउंड दिया हुआ है फिनोल। आर यू रेडी? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए तैयार हैं आप लोग? फिनोल हमें दिया हुआ है, अरे बोल तो दो, तैयार है कि नहीं है? राक्षस बैठे हुए आराम से, आराम नहीं करना, आराम हराम है। बहुत पहले कह के चले गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसी की तो सुन लिया करो, इतने बड़े बड़े इंसान बातें कर गए तुमसे। चलिए सर, बिल्कुल। अब बताइए, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने ये बनकर आएगी, आप देख सकते हैं, दिस विल बी द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? जब भी कोई एटम अपने लोन पेयर से रेजोनेंस करेगा कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है। अब ये नेगेटिव वापस से रेजोनेंस करेगा क्या? यस, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर, कोई आपत्ति नहीं है। ये फिर से रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ये लीजिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। गजब, बिल्कुल सही बात। नाउ दिस नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। जो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड था वो आज अपने घर वापस लौट कर आ गया है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, ये 4 है एंड ये 5 है। यू हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी, यू हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी। फालतू के जवाब नहीं देंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? ऑक्टेट। मुझे एक बात बता दीजिए, नंबर 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? बताइए मुझे, बताइए मुझे। 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, बिल्कुल सही बात, कंप्लीट है सर सभी का, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 में भी सभी का कंप्लीट है। नेगेटिव, ये देखो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से, घबराने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट है सर, कंप्लीट है। 3 में भी कंप्लीट है, 4 में भी कंप्लीट है, 5 में भी कंप्लीट है। तो सर सभी में ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल सही बात। अब देखो, कुछ में चार्जेस है फॉर्मल चार्ज के साथ कंप्लीट है, और किसी में विदाउट फॉर्मल चार्ज कंप्लीट है। समझ पाए? देखो, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में फॉर्मल चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, प्लस माइनस, लेकिन 1 और 5 में दिखाई नहीं दे रहे। तो 1 और 5 2, 3 और 4 से ज्यादा स्टेबल होंगे। 1 और 5 2, 3, 4 से ज्यादा स्टेबल होंगे, ये कंफर्म हो गया, बिल्कुल सही। लेकिन सर 1 और 5 में कैसे कंपेयर करें? गौर से देखो, 1 और 5 एक दूसरे की इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है।
तो सर एक बात बता दूं, 1 और अगर हम बात करना चाहें 5 इक्वल स्टेबिलिटी के हैं। एग्जैक्टली। अब सर कैसे कंपेयर करें सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में? अब देखो चार्ज दिखाई दिए, यस सर। देखो कौन सा चार्ज किस एटम पर है सर? यहां भी पॉजिटिव ऑक्सीजन पर है, यहां भी पॉजिटिव ऑक्सीजन पर है, यहां भी पॉजिटिव ऑक्सीजन पर है, ठीक है। यहां नेगेटिव कार्बन पर है, यहां भी नेगेटिव कार्बन पर है, यहां भी नेगेटिव कार्बन पर है। सेकंड पॉइंट वैलिड नहीं है, मोरियन वाला वो काम का ही नहीं है, क्योंकि चार्ज सेम एटम पर आ रहे हैं, ठीक है। फिर चार्ज का सेपरेशन देखो, ये देखो यहां प्लस माइनस क्या है? नजदीक है। यहां प्लस माइनस कहां है? दूर चले गए। और यहां फिर से नजदीक है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर सेकंड और फोर्थ थर्ड से ज्यादा स्टेबल है। क्लियर कीजिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड और फोर्थ थर्ड से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इनमें सेकंड और फोर्थ में अपोजिट चार्जेस नजदीक हैं। बिल्कुल सही बात है सर, ये कंफर्म हो गया है कि जो हमारे सामने सेकंड है और जो फोर्थ है सर, वो ज्यादा स्टेबल है किससे? थर्ड से। लेकिन इन दोनों में कैसे कंपेयर करें? सेकंड और फोर्थ को गौर से देखिए भाई लोगों, ये एक दूसरे की इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी क्या होती है? बराबर। अब बच गया कौन? थर्ड। बताइए इस क्वेश्चन को करने में क्या आपके गुर्दे लहूलुहान हो गए? मुझे जवाब दीजिए, क्या आपके गुर्दे लहूलुहान हो गए इस क्वेश्चन को करने के लिए? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर? सबसे पहले ऑक्टेट देख लो। ऑक्टेट के बाद या तो वो फॉर्मल चार्ज के साथ कंप्लीट है या विदाउट फॉर्मल चार्ज कंप्लीट है, खत्म। क्लियर? बाकी कोई ना कोई पॉइंट आपकी मदद करने के लिए आ जाएगा। चलिए, नवीन का कहना है सर गुर्दे बाल बाल बच गए हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा, मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाला हूं। ठीक है सर, आपने की कब हमारी मदद? अरे मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है। बोलता है अरेंज द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे बातें कर चुका हूं? जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। बोला कि नहीं बोला? एक ही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के बीच में। आपको समय दिया जाता है पूरे 10 सेकंड का, पूरे 10 सेकंड का। यूटिलाइज कीजिए इस 10 सेकंड को, स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लीजिए। डी पर देखो एक बार, डी को देखो। कुछ याद आ रहा है? मैंने बोला था ना कि ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड के साथ पॉजिटिव हो, एक बॉन्ड के साथ पॉजिटिव हो, या इनकंप्लीट ऑक्टेट के साथ पॉजिटिव चार्ज हो, उठा के पीछे फेंक देना, सबसे कम स्टेबल। तो दिखाई दिया डी सबसे कम स्टेबल। अब सुनो, अरे मैं जो बातें बताता हूं ना, गजब की बातें बताता हूं। क्या पता डी एक ही ऑप्शन में सबसे पीछे हो, क्या पता डी एक ही ऑप्शन में सबसे पीछे हो। टिक मार निकल ले, टिक मार निकल ले। क्लियर? तो डी तो डिसाइड हो गया सबसे पीछे। अब देखो ए और बी और सी के अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो इसका ऑक्टेट कैसा है? इनकंप्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इनकंप्लीट है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो सबसे ज्यादा तो कंप्लीट ऑक्टेट वाले आएंगे। यस सर, ए में भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है और बी में भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन सर बी में फॉर्मल चार्जेस हैं, ए में नहीं है। तो फिर ए को आगे ले आओ। ये लो भाई साहब, फिर कौन आ जाएगा? बी, और ये आ जाएंगे सी। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हैं कंप्लीट ऑक्टेट वाले। कैसे हैं? कंप्लीट ऑक्टेट वाले। और इसका ऑक्टेट कैसा है? इनकंप्लीट। बताइए, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो मुझे अभी लिख भेजो। ये नहीं सुनूंगा ऑर्गेनिक में दिक्कत है, ये नहीं सुनूंगा, मैं बता रहा हूं। क्लियर? ये तो सबसे पहले पहचाना करो, डी को तो उठा के सबसे पीछे फेंक दिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लोगों, आप लोगों के बीच में आ चुका है। मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। प्रज्ञा सी पहले क्यों आएगा बेटा? सी में देखो कार्बन का ऑक्टेट क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। सबसे पहले कौन आएगा? कंप्लीट ऑक्टेट वाले। ठीक है, आंसर नहीं मिला, ए बी सी, इनमें आंसर नहीं मिला।
ABC आंसर नहीं मिला मुझे। तनिषा नहीं भाई, क्या कर रहे हो? पहले बताओ, सबसे पहले ए में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? मेरे सवाल का जवाब दो। ए में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? यस। जवाब दो। बी में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? जवाब दो मुझे। क्या क्लोरीन के वैलेंस शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देते? ये रहे 2, ये रहे 2 और ये 2 लोन पेयर पड़े हुए, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। बिल्कुल सर, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। सी में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? बताना। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं होता। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले तो कंप्लीट ऑक्टेट वाले आएंगे। सी को उठा के सबसे पीछे फेंक दो सर, फेंक दिया। अब बता दो ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए? ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए? ए होना चाहिए सर, विदाउट फॉर्मल चार्ज। तो यह आ जाएगा ए और फिर आ जाएगा बी। बताइए, कोई बड़ी बात है क्या? अरे कोई बड़ी बात पूछ ली क्या तुम लोगों से? कोई बड़ी बात पूछ ली क्या तुम लोगों से? ऐसे पागल हो रहे हो? कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। उनमें केवल पहले और दूसरे में प्रायोरिटी है, बाकी में प्रायोरिटी नहीं है। अपने आप कोई ना कोई आपका पॉइंट हेल्प करने के लिए आ जाएगा। चलिए, ये हमारे सामने हो गई है इस प्रकार की बातें। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, छोटा सा। एक्सटेंडेड एंड यस, एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूं। क्लियर? चलिए, इसकी डेफिनेशन वगैरह कोई आपसे नहीं पूछेगा, बस एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं बहुत आसानी से। कोई डेफिनेशन इसकी मुझसे नहीं पूछेगा। मान लीजिए ये सिस्टम आपके सामने दिया हुआ है, इसमें बताइए रेजोनेंस कैसे होगा? इसमें रेजोनेंस कैसे होगा? क्या ये पाई बॉन्ड पोलर पाई बॉन्ड है? बस मेरे सवालों के जवाब देते जाओ। क्या ये पाई बॉन्ड पोलर पाई बॉन्ड है? मेरे सवालों के जवाब देते जाओ। यस सर, 100% है। तो आप जानते हैं पोलर पाई बॉन्ड ऑलवेज ब्रेक्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं चलकर आएंगे क्या? ये देखो, ऐसे फ्लो होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इसके अंदर ऐसे होने वाला है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट मान लीजिए आपके सामने ये एग्जांपल है। नेक्स्ट मान लीजिए आपके सामने ये एग्जांपल हमारे सामने, ध्यान से सुनते रहना। एक्सटेंडेड और क्रॉस का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लीजिए सर, आप बताइए इसमें रेजोनेंस कैसे होगा? रेजोनेंस कहां से शुरू होगा? लोन पेयर से। आप जानते हैं जिस एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा दूर जाता है। कहां जाता है? दूर। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, देन दिस नेगेटिव चार्ज विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे हो रहा है? इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे थे। एक डायरेक्शन है बस इलेक्ट्रॉन्स की, पूरे मॉलिक्यूल में एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर, आगे बढ़ते चले गए। अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं नेक्स्ट एग्जांपल, आपको बड़े गौर से देखना है। इसमें एक बार आप रेजोनेंस करवाओ, इसमें एक बार आप रेजोनेंस करवाओ। देखो ये पोलर पाई बॉन्ड है, यहां पर है प्लस और यहां पर है माइनस। रेजोनेंस करवाओगे, ये पाई बॉन्ड अगर इधर आ गया तो ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनना, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर अगर हम बात करना चाहें, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा प्लस और ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस। बताइए आप, यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी क्या? यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी क्या? क्लियर? बिल्कुल सही बात, यही बनेगी सर। अब देखो, क्या ये अब इस ऑक्स के साथ रेजोनेंस कर सकता है? क्या ये दोनों पाई बॉन्ड अभी रेजोनेंस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सॉरी, एक ही टाइम पर ये दोनों में से या तो ये कर सकते हैं या उधर वाले कर सकते हैं। ध्यान से सुनना सर, ऐसा भी तो हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पूरा ध्यान से बता रहा हूं सर। इसके अंदर ऐसा भी तो हो सकता था कि ये पाई बॉन्ड इधर चला जाए और ये पाई बॉन्ड इधर चला जाए। बिल्कुल, तो फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने कैसे बनकर आती?
तो फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने कुछ इस प्रकार की बनकर आती। तो फिर अगर हम बात करना चाहें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने किस प्रकार की बनकर आती, कुछ इस प्रकार की बनकर आती, यहां पर आ जाता प्लस। क्लियर? कुछ बात समझ में आ रही है? अभी समझना। नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें, ये देखिए धीरे धीरे आपको बातें समझ में आएंगी। ये कुछ इस प्रकार से, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पर देखो, ये लोन पेयर किधर रेजोनेंस कर सकता है? अगर ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस करेगा तो आप बताइए ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है। या फिर ऐसा हो सकता है ये लोन पेयर अगर इधर रेजोनेंस करेगा तो फिर ये पाई बॉन्ड नहीं कर पाया। इस वाले एग्जांपल से समझो, कुछ समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीजन का लोन पेयर एट ए टाइम एक ही पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर एट ए टाइम एक ही पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है। बात समझ में आई? एक बार इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होकर जा रहे हैं, एक बार इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे है। आप बताइए इस टाइप को बोलते हैं एक्सटेंडेड, इस वाले को तो बोलते हैं एक्सटेंडेड, और इस वाले को बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं? क्रॉस। एक्सटेंडेड और क्रॉस में मतलब समझ में आया कि नहीं आया? एक्सटेंडेड और क्रॉस में मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बस आपको हल्का सा मैं बोलूंगा यहां एक्सटेंडेड है यहां क्रॉस, बस इतना चमक जाना चाहिए। जैसे इस वाले एग्जांपल से आप समझ पाएंगे, ध्यान से समझना। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर दो साइड रेजोनेंस कर सकते हैं। देखो, या तो ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस करे, अगर इधर रेजोनेंस करेगा तो बेंजीन रह गया, बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं हो पाया। एग्जैक्टली सही बात है सर। अगर इसने बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर लिया तो फिर ये सीओ बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। एट ए टाइम किसी एक के साथ ही रेजोनेंस हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? इस टाइप के रेजोनेंस को हम बोलते हैं क्रॉस। इस टाइप के रेजोनेंस को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो बता दीजिए। कोई आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यस सर ये क्रॉस है और ये एक्सटेंडेड है, ये क्रॉस है और ये एक्सटेंडेड है। अब आखिरी बात बता दीजिए, मैं अगर ये बोल दूं तो क्या ये बात गलत होगी कि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इधर कितना परसेंट करेगा? 50%, और इधर भी कितना करेगा? 50%। दोनों पाई बॉन्ड के साथ 50-50% रेजोनेंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब इधर करेगा तो उधर नहीं करेगा, और उधर करेगा तो इधर नहीं करेगा। एट ए टाइम एक के साथ ही रेजोनेंस कर पा रहा है। इस टाइप के रेजोनेंस को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस। क्लियर? बस इतना ही बताना था। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा? नहीं सर, इस पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इस पर कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। दिलीप, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। एक किसी एटम पर दो लोन पेयर होते हैं तो एट ए टाइम एक ही लोन पेयर रेजोनेंस करता है। किसी एटम पर दो लोन पेयर होते हैं तो एट ए टाइम एक ही लोन पेयर क्या करता है? रेजोनेंस करता है। भाई इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्लाइड में नहीं आएगा, ये आपको ये समझो एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार आप सभी लोग, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपकी स्लाइड में नहीं आएगा, ये समझो आपको एक्स्ट्रा बात बता दी है। अबे लैपटॉप पे भी स्क्रीनशॉट लिया जाता है, वरना जब आए तो आपके पास लिख लेना उसको। क्लियर? चलिए अब ये एग्जांपल में देखकर बता दो एक्सटेंडेड है या क्रॉस है, इसमें कैसी रेजोनेंस है बताओ, और इसमें कैसा रेजोनेंस। पहले वाले में बताओ। देखो रेजोनेंस का एक ही डायरेक्शन है, कैसा है? एक्सटेंडेड। इसमें कैसा है? ये दोनों रेजोनेंस करेंगे तो ये मुंह ताकता रह जाएगा बेचारा। यहां पर कैसा है? यहां पर है क्रॉस। क्लियर? बिल्कुल सही बात है। किसी को कोई आपत्ति दिक्कत परेशानी नहीं? ये लीजिए, नेक्स्ट हमारे सामने आ रहा है मीजोमेरिक इफेक्ट, या फिर अगर हम बात करना चाहें रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर? मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट दो टाइप की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आप अच्छे से जानते हैं। एक को बोलते हैं प्लस और एक बोलते हैं माइनस। ये पहले डेफिनेशन है, किसी काम की नहीं है, डेफिनेशन चाहो तो पढ़ लेना, वरना कोई पूछने वाला नहीं है। क्लियर? फालतू की चीज है। हमें तो ये ध्यान देना है कि एम या आर इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, एम या आर इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, आप बताइए। सबसे पहले एक तो होते हैं प्लस वाले और एक होते हैं माइनस वाले। अब प्लस वाले और माइनस वाले आपको इंडेक्टिव से ही बता रखा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई लोगों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बहनों से भी जानना चाहता हूं, मैं सबसे जानना चाहता हूं, यहां पर आप बताइए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा था। क्या मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में ऐसी बातें की थी आप लोगों के सामने? क्या मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में ऐसी बातें की थी?
जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले आते हैं, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले आते हैं उसका कैसा इफेक्ट लगता है, माइनस, उसके सामने साइन लगता है माइनस, तो आपने बोला था माइनस आई। और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं उस पर कैसा प्लस साइन लगता है, प्लस, इसको बोला था प्लस आई। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो आप बताइए कब प्लस लगेगा, कब प्लस लगेगा? जिस एटम या ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उससे दूर जा रहे होंगे, जिससे दूर जाएंगे, डोनेशन करता है जो, वो लगाएगा प्लस, अवे, बिल्कुल सही। और माइनस कब लगेगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, अपनी तरफ बुला रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, माइनस लगेगा। दैट्स वेरी सिंपल। सर आप क्या बात कहना चाहते हैं? बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। ये प्लस एम की डेफिनेशन दी है और एनसीईआरटी से उठाई है, और एनसीईआरटी बहुत खतरनाक बातें करता है, ये सुन लेना। एनसीईआरटी वास्तव में बहुत खतरनाक बातें करता है। एनसीईआरटी का लेवल गजब का है। आपने ढेर सारी यहां पर बातें पढ़ी होंगी, प्लस वाले, नेगेटिव वाले, लोन पेयर वाले क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, वो सब फर्जी है, जुगाड़ है। रियलिटी प्लस की ये है, इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम एन एटम और सब्सिक्वेंट ग्रुप अटैच टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जब किसी एटम या ग्रुप से इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं, उससे दूर जाते हैं, तो उसका इफेक्ट कैसा लगेगा, प्लस लगेगा। कैसा लगेगा, प्लस। क्या मैं बता चुका हूं, अगर किसी एटम पर लोन पेयर है तो लोन पेयर हमेशा एटम से कहां जाते हैं, दूर जाते हैं। एग्जैक्टली सर। अगर किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो यह भी हमेशा एटम से कहां जाता है, दूर जाता है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब आपसे कुछ चंद बातें मैं यहां पर करना चाहता हूं, कुछ चंद बातें मैं यहां पर आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। क्लियर? चलिए ये लीजिए, बताइए अगर मैं इसको मान लेता हूं एक पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये मान लिया मैंने पूरा, ये मेरा कैसा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, आप जानते भी हैं दिस इज व्हाट, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो बताइए इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर इस OH का कैसा इफेक्ट लग रहा है, आप बताइए इस OH का कैसा इफेक्ट लग रहा है इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर। आप तो बस रेजोनेंस करके बताइए, रेजोनेंस कैसे होगा? रेजोनेंस जब करवाओगे, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। मैं आपसे जानना चाहता हूं, खास आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स दूर गए हैं या इसकी तरफ आए हैं? बताइए इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं या उसकी तरफ आए हैं? दूर गए हैं, तो इसका इफेक्ट रहेगा प्लस आर या प्लस एम। आई की बातें नहीं हो रही भाई, आई तो पहले पढ़ चुके हैं बेटा, आर में बात करनी है। जब इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है तो ये, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? क्या ये बातें बोली जा सकती हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? एग्जैक्टली बोली जा सकती हैं सर। चलिए 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 नेक्स्ट, आप बताइए इसके अंदर इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट है बेंजीन के ऊपर, इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट है बेंजीन के ऊपर। एक होता है जूते का सोल और एक होता है एनी सोल। कुछ याद आ रहा है क्या? एक होता है जूते का सोल और एक होता है एनी सोल। बता दीजिए आप कैसा इफेक्ट है, खास आपसे पूछने के लिए मैं यहां पर आया हूं। सर इसमें रेजोनेंस करवाऊं मैं? करवाओ सर। रेजोनेंस लोन पेयर से स्टार्ट होगा, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। बताइए इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं कि नहीं? यस सर, इसका इफेक्ट रहेगा प्लस आर या फिर प्लस एम। क्या मैं इस ग्रुप को बोल सकता हूं ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? कतई बोल दीजिए सर, हमें कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं तो ये बता दीजिए, इसमें बताइए इस वाले ग्रुप का बेंजीन के ऊपर कैसा इफेक्ट है, इस वाले ग्रुप का बेंजीन के ऊपर कैसा इफेक्ट लगा रहा है? ये बेंजीन पर प्लस आर लगा रहा है या माइनस आर? ये सर नेगेटिव चार्ज विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। सर इससे दूर जा रहे हैं, इसका प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट बोल सकते हो, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट बोल सकते हो। अब आपने एक लाइन सुनी होगी, ये वाली लाइन, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन, ये जुगाड़ है, मात्र जुगाड़ है। इसको फैला दूंगा मैं रायते की तरह, फैला दूंगा मैं रायते की तरह। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, समय आने पर यह सुना होगा, एन एटम और ग्रुप हैविंग लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज ऑन इट कैन शो प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट। वो प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट दिखा सकते हैं। मैंने तो पहले बता दिया था कि जिस एटम पर लोन पेयर होगा उसके लोन पेयर हमेशा उससे दूर जाएंगे, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा उसका नेगेटिव चार्ज भी उससे हमेशा दूर जाएगा। ये रुद्राक्ष प्लीज आप, भाई मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूं, ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर लोन पेयर वाली जो बातें हैं ना, ये प्लीज इनऑर्गेनिक में आप ठीक कर ले, मैं हाथ जोड़ता हूं। इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है, इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है। प्लीज आप जाकर चेक कर ले अपने जुगाड़।
सर लोन पेयर भी और नेगेटिव चार्ज भी दोनों। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए इस कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बताइए। नहीं, मैं खास आपसे जानना चाहता हूं कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये रुद्राक्ष बोल रहा है 9 इलेक्ट्रॉन्स है। बेटा जाके इनऑर्गेनिक रिवाइज कर ले, बहुत बढ़िया पढ़ी है तूने। इट इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। 3 से 4 बार तो मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार किसी ने बता दिया, दिमाग में घुस गया है बस। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, माइनस वालों के बारे में बात करते हैं। माइनस वालों के बारे में बताइए ये क्या बोलता है? दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टुवर्ड्स द एटम और सब्सिट्यूएंट। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी की तरफ चलकर आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स किसी की तरफ चलकर आते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुलाता है, बताइए वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, माइनस इफेक्ट लगाएगा। कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस इफेक्ट लगाएगा। चलिए चलिए ये लीजिए, अगर मैं पूछूं कि बताइए इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट लग रहा है, यहां पर इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट लग रहा है? सबसे पहले बता दो, क्या ये पोलर पाई बॉन्ड है? बस मेरे चंद सवालों के जवाब देते जाओ। क्या ये पोलर पाई बॉन्ड है? यस सर, ये पोलर पाई बॉन्ड है। तो पोलर पाई बॉन्ड ऑलवेज ब्रेक्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बताइए इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ चलकर आ रहे हैं या इलेक्ट्रॉन से दूर जा रहे हैं? आप बताइए। सर ये तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुला रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुला रहा है तो माइनस आर बोल दीजिए सर, माइनस एम बोल दीजिए। क्या मैं इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल सकता हूं? क्या मैं इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल सकता हूं? यस सर। अगर इस ग्रुप को तुम से जोड़ दिया जाए तो तुम में से सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, निचोड़ देगा तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को। सही बात कर रहे हो सर, बिल्कुल सही। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, बताइए इस NO2 का बेंजीन पर कैसा इफेक्ट है? बस खास आपसे जानना चाहता हूं, बेंजीन पर NO2 का कैसा इफेक्ट है? क्या ये देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पोलर पाई बॉन्ड है? गौर से देखो ये पाई बॉन्ड भाई लोगों, अरे आंख के अंधे लोगों देखो कैसा पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड है कि नहीं है? बिल्कुल है। और पोलर पाई बॉन्ड ऑलवेज ब्रेक्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन खींच लिए? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए। माइनस एम बोल दीजिए या माइनस आर बोल दीजिए सर आज। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट आपके सामने है, बताइए ये जो ग्रुप मैंने जो बॉक्स में बनाया इसका बेंजीन पर कैसा इफेक्ट है? बस आप तो रेजोनेंस करवा के देखो। क्या करवा के देखो? रेजोनेंस। बताइए पाई बॉन्ड किधर जाता है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ऐसे ही तो होगा रेजोनेंस, ऐसे ही होगा। यस सर। तो ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सर जी, ये तो माइनस आर या माइनस एम लगा रहा है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट और लास्ट बता दीजिए यहां पर इस ग्रुप का बेंजीन पर कैसा इफेक्ट है? सोच समझ के जवाब देना, मैं चप्पल उठा रहा हूं। सोच समझ के जवाब देना। क्या ये बेंजीन पर माइनस आर इफेक्ट लगा रहा है? NH3+। क्या ये बेंजीन पर माइनस आर इफेक्ट लगा रहा है? प्लस एम लगा रहा है। महक का कहना है, दुर्गा प्रसाद का कहना है नो इफेक्ट, हरीश का कहना है माइनस, प्रज्ञा का कहना है नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, प्रवीण का कहना है sp3, शीतल नो। चप्पल कहां है जो माइनस आर या प्लस आर बोल रहे हैं? चप्पल से मारूंगा मैं तुम लोगों को। सर अगली क्लास से पहले आपके चप्पल छुपाने को बोलेंगे। इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ क्या है? बताओ इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। sp3। तो क्या इस नाइट्रोजन के पास कोई p ऑर्बिटल है? अरे कोई p ऑर्बिटल है? ये रेजोनेंस कर सकता है? NH3+ कभी जिंदगी में रेजोनेंस कर पाएगा क्या? कभी नहीं कर पाएगा। तो यहां पर नो आर इफेक्ट, कोई आर इफेक्ट यहां पर ऑपरेट ही नहीं कर रहा है। कोई भी आर इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा है। आगे बात समझ में? कितनी बार बताऊं? कल की क्लास में बताया था, दिमाग से पैदल लोगों, गजनी के भी कुछ ना कुछ लगते हो तुम रिश्ते में। कल की क्लास में बताया था ये नाइट्रोजन sp3 है, ये रेजोनेंस नहीं कर सकता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट और लास्ट, ये जुगाड़ आपने जरूर पढ़ा होगा। इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम हैज ए वैकेंट ऑर्बिटल और पोलर पाई बॉन्ड, तो माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम लगाएगा। देखो ये अगर मान लीजिए इस ग्रुप का इफेक्ट तुमसे पूछा जाए तो देखो डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? कार्बन। क्या कार्बन ने पोलर पाई बॉन्ड बना रखा है? यस सर, इसने क्या बना रखा है? पोलर पाई बॉन्ड। तो इसका इफेक्ट कैसा होगा? माइनस होगा, माइनस आर लगाएगा। आप जानते हैं पोलर पाई बॉन्ड मोरियन की तरफ टूटेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुलाएगा ही बुलाएगा। मान लीजिए आपसे कोई चलते चलते रास्ते में पूछ ले कि बताइए मैंने NO2 को बेंजीन से जोड़ दिया, तो NO2 कैसा इफेक्ट लगाएगा? डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन ने कोई पोलर पाई बॉन्ड बना रखा है? यस सर, बना रखा है, ये रहा।
तो कैसा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आर। और अगर कोई एटम ऐसा है जिसके पास होगा वैकेंट ऑर्बिटल, तो आप जानते हैं वैकेंट ऑर्बिटल भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुलाता है। क्या करता है, वैकेंट ऑर्बिटल भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुलाता है। अरे तुम तो रेजोनेंस करवा के देख लेना, अगर उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो माइनस, और उससे दूर जा रहे हैं तो प्लस, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो अब आप प्लस और माइनस इफेक्ट बताने के लिए तैयार हैं? क्या मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं? क्या आप प्लस और माइनस इफेक्ट बताने के लिए तैयार है? क्या मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं? एक बार बताओ, प्लस वाले कौन कौन होंगे? प्लस वाले, जो एटम जुड़ेगा उस पर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर, वो अपने से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, हमेशा दूर भेजेगा, प्लस लगाएगा। जो एटम जुड़ेगा अगर उस पर वैकेंट ऑर्बिटल है या पोलर पाई बॉन्ड है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुलाएगा, माइनस लगाएगा। क्लियर? चलिए ये लीजिए आपके सामने और मुझे दनादन जवाब देते जाइए। NH2, ये इस फ्री वैलेंसी का मतलब है कि मान लीजिए अगर NH2 को बेंजीन पर जोड़ दिया जाए, NH2 को बेंजीन पर जोड़ दिया जाए तो फिर इसका कैसा इफेक्ट रहेगा? ये तो सर ऐसे रेजोनेंस करेगा यू, ये मतलब है फ्री वैलेंसी का। तो सर ये तो इलेक्ट्रॉन्स अपने से दूर भेज रहा है, प्लस एम, या कैसा इफेक्ट रहेगा, प्लस आर। तो ये फ्री वैलेंसी का मतलब समझ में आया सभी का? फ्री वैलेंसी का मतलब इनको बेंजीन पर जोड़ना है। कहां जोड़ना है? बेंजीन पर। आ गया सर समझ में। बताइए NH2 का कैसा इफेक्ट लगेगा, प्लस एम, माइनस एम नहीं लगाएगा। इंडक्टिव कैसा होता है NH2 का? इंडक्टिव इफेक्ट माइनस, प्लस वाले एल्काइल और एनायंस होते हैं, प्लस वाले एल्काइल और एनायंस होते हैं। एग्जैक्टली सर, इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा। बताइए OH का कैसा इफेक्ट लगेगा? ये देखो डायरेक्टली जो एटम जुड़ेगा, ध्यान से सुकून, OH के अंदर जो डायरेक्टली एटम बेंजीन से जुड़ेगा वो कौन होगा, ऑक्सीजन। और क्या ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं? मेरे सवालों के जवाब दीजिए। हैं तो लोन पेयर तो इससे क्या होंगे, दूर जाएंगे। कैसा इफेक्ट लगाएगा, 100% प्लस लगाएगा सर। तो इसका कैसा इफेक्ट रहेगा, प्लस एम इफेक्ट रहेगा। और इंडक्टिव कैसा होता है, माइनस आई। प्लस आई केवल एल्काइल ग्रुप और एनायंस लगाते हैं। बताया था ना? बिल्कुल बताया था सर। NO2 का बता दो भाई लोगों, NO2 की स्ट्रक्चर आनी चाहिए तुम लोगों को। NO2 का कैसा इफेक्ट लगेगा? इस एटम ने पोलर पाई बॉन्ड बना रखा है सर, माइनस लगेगा सर। क्यों पागल कर रहे हो हमें? ये लीजिए। और इंडक्टिव भी इसका खतरनाक माइनस आई लगता है सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। CHO का बता दीजिए, कुछ लोगों को CHO की स्ट्रक्चर नहीं आती होगी, ये लो मैं बना दिया है। बताइए कैसा इफेक्ट है? क्या जो एटम डायरेक्टली जुड़ेगा उसने पोलर पाई बॉन्ड बना रखा है? बिल्कुल बना रखा है सर। माइनस लगाइए सर इसका, माइनस एम। और इंडक्टिव भी कैसा लगता है, माइनस आई। बिल्कुल सही। भाई लोगों बता दो CH3 का कैसा इफेक्ट होता है? CH3 का कैसा इफेक्ट होता है बताइए। क्या CH3 रेजोनेंस लगा पाएगा? क्या रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा? नो सर, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसी बातें करते हो, कभी तो ऐसा लगता है आप नशे में बैठे हो। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तो बिल्कुल अटेंशन से मैं बता रहा हूं। इसका ना इफेक्ट लगेगा आर, कोई आर इफेक्ट नहीं लगेगा। और इनका अल्काइल का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई। बिल्कुल सही। अब बता दो NH3 प्लस का कैसा इफेक्ट लगाओगे? NH3 प्लस का कैसा इफेक्ट लगाओगे? क्या NH3 प्लस आर इफेक्ट लगाने के लायक है या तुम लोगों की तरह नालायक है? जवाब नहीं मिला मुझे मेरे सवालों का। नहीं लगा पाएगा सर ये आर इफेक्ट, क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन इंडक्टिव बहुत खतरनाक लगाएगा सर, खून चूस डालेगा। माइनस आई बहुत भयंकर होता है इसका। यस सर, यस सर, बिल्कुल सही। O माइनस मैं समझ नहीं पाया, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला है। बताइए ये ग्रुप जब जुड़ेगा तो कैसा इफेक्ट लगाएगा? इससे इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे सर। ये लगाएगा सर जी प्लस एम इफेक्ट। कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस एम। और इंडक्टिव में कैसा लगाएगा? प्लस आई। एनायंस कैसा इफेक्ट लगाते हैं? प्लस आई। भाई लोगों बताओ, अगर इसको बेंजीन से जोड़ दिया जाए इस ग्रुप को, तो इसका बेंजीन पर कैसा इफेक्ट रहेगा? भाई लोगों मैं आपसे जानना चाहता हूं, नहीं बहनों से भी जानना चाहता हूं। हाँ सर, आप हमसे कभी पूछना ही नहीं चाहते। अरे नहीं, इस बार खास सवाल आप ही के लिए है, ये खास सवाल आप ही के लिए है। बताइए इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस। बिल्कुल सही। देखो ये एटम डिसाइड करेगा कि इफेक्ट कैसा लग रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये एटम डिसाइड करता है कि इफेक्ट कैसा लगेगा। यस सर। इस पर लोन पेयर है, लोन पेयर हमेशा एटम से दूर जाएंगे। ये लगाओ टिक, ये करो क्रॉस। और इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होगा? इंडक्टिव इफेक्ट होगा इसका माइनस आई, क्योंकि ना तो ये अल्काइल ग्रुप है और ना ही ये एनायन है। बिल्कुल सही बात। अब बता दो भाई लोगों इसमें कैसा इफेक्ट लगेगा इस ग्रुप का, अगर ये बेंजीन से जोड़ दिया जाए तो। इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट लगेगा अगर इसको बेंजीन से जोड़ दिया जाए तो? मेरी बातों का, सवालों का जवाब दे दीजिए। कैसा इफेक्ट लगेगा? माइनस आर और माइनस एम। बाल्टी भर भर के रिप्लाई मिल रहे हैं, मतलब तबीयत से रिप्लाई दे रहे हैं आप लोग। ये देखो डायरेक्टली अटैच्ड एटम ने कैसा पाई बॉन्ड बना रखा है,
पोलर पाई बॉन्ड, और जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम पोलर पाई बॉन्ड रखे तो भाई लोगों माइनस आर इफेक्ट दिखाता है। कैसा इफेक्ट दिखाएगा? माइनस आर। और आई कैसा होगा? माइनस आई। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो अभी लिख भेजिए, मुझे अभी लिख भेजिए। क्लियर? चलिए जी, आप पूछ रही हैं सर ओ का माइनस में इंडक्टिव, बेटा बताया था दुनिया के सारे एनायंस प्लस आई लगाते हैं इंडक्टिव। एक बार आप चेक कर लीजिए, इंडक्टिव एक बार आप चेक कर लीजिए भाई। ओ माइनस में प्लस आई कैसे? सब भूल जाओ, गजनी स्टाइल लोगो सब भूल जाओ। बताइए सीएन में क्या आपको ये पोलर पाई बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा? तो इसका लगेगा माइनस एम और खतरनाक माइनस आई। इसका कैसा इफेक्ट लगेगा? पोलर पाई बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा? दे रहा है, माइनस एम और साथ में प्लस आई, एनायन है। ध्यान से देखिए, COO माइनस एक पूरा क्या है? एनायन। प्लस आई लगाता आपकी नोटबुक में जाकर देख लीजिए। क्लियर? चलिए इसका कैसा इफेक्ट लगेगा? इसका लगेगा माइनस एम और माइनस आई। फ्लोरीन का कैसा इफेक्ट लगेगा? क्या फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ये देख लीजिए। तो इसका लगेगा प्लस एम और इंडक्टिव इफेक्ट कैसा लगेगा? माइनस आई। प्लस एम और माइनस आई। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो मुझे लिख भेजिए। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो मुझे लिख भेजिए। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो लिख भेजिए। भाई ये कैसी बातें कर रहे हो? इंडक्टिव रिवाइज करो भाई, अब ऐसे थोड़ी पढ़ाऊंगा। इंडक्टिव में साफ बताया हुआ है कि दुनिया के सारे एनायंस कैसा इफेक्ट लगाते हैं? प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। नहीं बताऊंगा दोबारा से। अच्छा टिक गलत कर दिया है क्या? टिक गलत कर दिया तो ये बोलो, ये बोला करो ना कि टिक गलत कर दिया है। हाँ समझ तो तुम गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है कंपेयर करना है भाई। अब अगर किसी ने गलत आंसर दिया तो यहां पर चप्पल परेड होगी। कूल नहीं हो सकता मैं, कूल नहीं हो सकता, अरे कूल नहीं हो सकता। कूल तो मैं केवल डाउट सेशन में ही होता हूं। क्लियर? चलिए, कोई पाउडर हूं क्या मैं कूल रहूंगा? टीचर हूं मैं। चलिए चलिए चलिए, बताइए किसका एम इफेक्ट ज्यादा लगेगा? आप बताइए। अगर मैं आपसे जानना चाहता हूं, यह है CH2 माइनस और यह हमारे सामने है NH माइनस, दोनों का कैसा इफेक्ट लग रहा है? मेरे सवालों का जवाब दीजिए। इससे भी इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे और इससे भी इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे। सर 100% दोनों का प्लस एम या प्लस आर लग रहा है। मैं कंफर्म करता हूं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या दोनों का प्लस एम और प्लस आर बराबर लगेगा? मैं यह पूछना चाहता हूं। क्या दोनों के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बराबर होगी? नहीं सर। यहां इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? कार्बन। यहां इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? नाइट्रोजन। बताइए कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? जिसकी EN कम होती है वो आसानी से शेयर करता है। यानी कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से शेयर करेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। यानी कि जिसकी EN कम होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। तो बता दीजिए ऑर्डर क्या रहने वाला है? फर्स्ट के अंदर ऑर्डर मैं आपसे जानना चाहता हूं। फर्स्ट के अंदर प्लस एम का ऑर्डर क्या रहेगा? ये सबसे ज्यादा, फिर ये, फिर ये कैसा है? न्यूट्रल है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक के अंदर, एनाइन इज ए बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर एज कंपेयर टू न्यूट्रल। क्या ये जानते हैं? नहीं जानते तो आज से जान ले। एनाइन इज ए बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर एज कंपेयर टू न्यूट्रल। ये आज जान ले। आगे बात समझ में? ठीक है सर, बिल्कुल सही है। तो बताओ फिर नेक्स्ट में आपसे जानना चाहता हूं, मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। दनादन जवाब मिलने चाहिए मुझे। निष्क्रिय हो गए आप सभी लोग। नीट ऐसे क्रैक नहीं होगा घर से। यहां इलेक्ट्रॉन ये भेजेगा नाइट्रोजन, यहां इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन भेजेगा, यहां इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन भेजेगा। आप बताइए कौन देगा? सबसे बढ़िया नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। दिस विल बी द ऑर्डर सर। बिल्कुल सही बात है। ये लो भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। सर जी यहां भी ऑक्सीजन दे रहा है, यहां भी ऑक्सीजन दे रहा है। सर जी कैसे कंपेयर करूं सर? मैं तो पागल सा हो गया हूं। ये आयुष ने कर दिया है गलत, ये कर दिया है गलत, ये गलत 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 गलत। हे भगवान, क्या तो तुमने पढ़ी है ऑर्गेनिक, क्या मैंने पढ़ाई और क्या तुमने पढ़ी? क्या मैंने पढ़ाई और क्या तुमने पढ़ी? भाई लोगों क्या पढ़ी तुमने? मीस ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। ध्यान से सुनना रहे हो पागल लोगो, अरे ओ पागल लोगो ध्यान से सुनना। इस पर भी ये ऑक्सीजन है। आर ग्रुप बल्कि होता है या स्मॉल इन साइज? मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए।
आर ग्रुप बल्कि होता है या स्मॉल इन साइज? बल्कि, बिल्कुल सही सर। RCH3 ग्रुप होता है, वो भी बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने किसी दिन आपसे पूछा था, चलिए मैं आज फिर पूछ लेता हूं आप लोगों से, यहां पर बॉन्ड एंगल कहां ज्यादा होगा? ये है H2O, और यहां पर अगर हम बात करना चाहें, ये हमारे सामने है ईथर। बताइए किसके अंदर बॉन्ड एंगल ज्यादा है? मुझे बता दीजिए किसके अंदर बॉन्ड एंगल ज्यादा है। अरे मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। ये है हमारे सामने θ1, ये हमारे सामने है θ2। किस में ज्यादा है? θ1 ज्यादा है या θ2? बता दीजिए। θ1 से ज्यादा है सर θ2। इसमें किसी को आपत्ति है? आईओसी में भी पढ़ चुके हो, कोई आपत्ति, दिक्कत, परेशानी? नो सर, नहीं है। तो मैंने एक बात बताई थी कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे EN बढ़ती है, क्या नहीं बताई थी? परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। बताया था कभी? इंडक्टिव में बताया था? इंडक्टिव में बताओ, OH का इंडक्टिव ज्यादा बताया था या OR का? मेरे सवालों का जवाब दो। OH का इंडक्टिव ज्यादा बताया था या OR का? इंडक्टिव किसका ज्यादा बताया था? OR का, OR का, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो चुका है, और यहां पर ये ऑक्सीजन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप बताइए कौन से वाली ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली शेयर करेगा? OH वाला या OR वाला? OR वाला ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और OH वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये ऑक्सीजन इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? शेयर। तो बताइए प्लस आर इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? OH का। प्लस आर इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? आप बताइए। OH का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिमाग से पैदल लोगों लिख दो। एक बात दो बार पढ़ानी पड़ती है, एलन को तुमसे 2 बार फीस लेनी चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट में भी बताया था। क्लियर? चलिए, चमक गया सर, चमक गया नहीं, चमकाया है राक्षसों। नेक्स्ट का जवाब दे दीजिए। नेक्स्ट का जवाब दे दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब दे दीजिए। हरीश का कहना है ऑनलाइन की पूरी फीस लिए, तो आधी में कौन पढ़ाएगा? आधी में कौन पढ़ाएगा भाई? पूरी फीस लेंगे हम। देखो, यहां इलेक्ट्रॉन दे रहा है नाइट्रोजन, यहां इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन, यहां इलेक्ट्रॉन दे रहा है नाइट्रोजन, यहां इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन। पहले मैं आंसर लिखता हूं, आंसर ये रहने वाला है, आंसर ये रहने वाला है। अब आपको एक डाउट आएगा, सर एक बात बताएं, आपको हमें कोई डाउट नहीं आता है। पहले आप हमारे दिमाग में डाउट क्रिएट करते हो और फिर हमसे पूछते हो कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कभी ना कभी वो डाउट तुम्हें जरूर आएगा। देखिए, इसमें सर नाइट्रोजन दे रहा है, बिल्कुल सही, और इसमें सर ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। इसमें सर देखो नाइट्रोजन दे रहा है, ये दे रहा है नाइट्रोजन, और इसमें दे रहा है ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी आपने ऑक्सीजन वाला आगे रखा है। यहां दे रहा है ऑक्सीजन और यहां दे रहा है नाइट्रोजन, फिर भी आपने ऑक्सीजन वाले को आगे रखा है। सर ये बात मेरे को थोड़ी सी तकलीफ दे रही है। तेरी सारी तकलीफें मैं दूर करूंगा, तेरी सारी तकलीफें मैं दूर करूंगा। ये लीजिए, ये देखिए, आप बताइए, ये ऑक्सीजन करेगा रेजोनेंस बेंजीन के साथ। क्या ये ऑक्सीजन 100% रेजोनेंस कर रहा है बेंजीन के साथ? क्या इस ऑक्सीजन का लोन पेयर हमेशा के लिए, सदा के लिए बेंजीन का हो गया? क्या इस ऑक्सीजन का लोन पेयर हमेशा के लिए बेंजीन का हो गया? मेरे सवालों का जवाब दो। हमेशा के लिए हो गया सर। ये जब रेजोनेंस करेगा ऑक्सीजन के साथ, रेजोनेंस करेगा, टूट टूट कर रेजोनेंस करेगा ऑक्सीजन के साथ। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप बताइए, क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर केवल और केवल बेंजीन का हो गया? क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर केवल और केवल बेंजीन का हो गया? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो सर। ये कभी ना कभी इधर भी तो डीलोकेलाइज हो जाएगा, ये कभी ना कभी इधर भी तो डीलोकेलाइज हो जाएगा सर। तो समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? कौन बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है ज्यादा? ये गजब का रेजोनेंस करेगा बेंजीन के साथ। 100% बेंजीन का हो चुका है ये। क्या ये 100% बेंजीन का हो चुका है ये नाइट्रोजन का लोन पेयर? नहीं सर, नहीं सर, ये बेंजीन का 100% नहीं है। इसका मतलब इसमें कौन सा है? क्रॉस आ गया है सर। अब आया समझ में? क्रॉस आ गया है सर। गॉट द पॉइंट? यस। अब इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों में ही क्रॉस है कि नहीं है बताओ? दोनों में ही क्रॉस है कि नहीं है? यस सर। क्रॉस में एक नाइट्रोजन का जाए और एक ऑक्सीजन का जाए, बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है, मुझे लगता ही नहीं आपको कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है, लगना भी नहीं चाहिए सर। नेक्स्ट,
ये देखिए, सम ग्रुप्स हैव बोथ प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट। कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं, हाँ बेटा प्रवीण बिल्कुल क्रॉस वालों का कम रहेगा, बिल्कुल सही पहचाने आप। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो प्लस एम भी लगा सकते हैं और कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो साथ में माइनस एम भी लगा सकते हैं। हालांकि मैं बात बोल दूं, एक बोल दो जरा आप, ये नीट के काम का ही नहीं है, फालतू है। क्या है? फालतू। ये देखो रे, अरे देख लो, मैं बता देता हूं तुमको। ये देखो, ये एनओ ग्रुप मैंने बेंजीन से जोड़ दिया। सबसे पहले बताओ इस ग्रुप का बेंजीन पर क्या क्या इफेक्ट लग सकता है? सर ये पोलर पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुला सकता है। कैसा इफेक्ट लगा सकता है? -R। बिल्कुल सही। और सर अगर आप देखो तो इसके पास लोन पेयर भी है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास लोन पेयर भी है। क्या ये लोन पेयर इधर जा सकते हैं? 100% जा सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो फिर ये +R भी लगा सकता है। ये दोनों इफेक्ट शो कर सकता है, -RB और +RB। ये -R लगाएगा किसकी वजह से? ये लगाएगा पोलर पाई बॉन्ड की वजह से। किसकी वजह से? पोलर पाई बॉन्ड की वजह से। और ये +R लगाएगा किसकी वजह से? लोन पेयर की वजह से। अरे हां या ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दोनों कंडीशन एक ही एटम पर आ गई। ऐसे ही सल्फर +R लगाएगा अपने लोन पेयर की वजह से और -R लगाएगा पोलर पाई बॉन्ड की वजह से। हालांकि कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, फालतू है, फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। क्लियर? बस बता दिया मैंने, ऐसे तुम याद रख लेना। नेक्स्ट और शानदार पॉइंट आपके सामने, आपने कभी ना कभी जिंदगी में इसको पढ़ा होगा, कैसे? पॉइंट की फॉर्म में, नोट की फॉर्म में। क्लियर? पॉइंट की फॉर्म में, नोट की फॉर्म में, मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में रख दिया आप लोगों के सामने। पूछ रहा है एक्सप्लेन दैट +M या +R इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपसे कुछ चंद सवाल करना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ चंद सवाल करना चाहता हूं। क्या बेंजीन न्यूक्लियोफाइल होता है? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या बेंजीन न्यूक्लियोफाइल होता है? बताइए, होता है कि नहीं होता है? मैंने बोला था नॉन पोलर पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल भटकता हुआ बेंजीन के पास आ जाए और उससे हाथ जोड़ के बोले कि बेंजीन मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन्स दो, मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन्स दो, तो बताइए बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि नहीं दे सकता है? बेंजीन बिल्कुल इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बेंजीन है न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल सही बात है। अब ये कहना चाहता है कि जब बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लग जाता है जिसका इफेक्ट होता है +M या +R, तो वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करने लगता है, वो ट्रैफिक होल्डर बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्रैफिक होल्डर। और वो बोलता है ग्रुप बेंजीन पर लगने के बाद ऑर्थो और पैरा पर निकल। किधर निकल? ऑर्थो एंड पैरा पर। अभी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं। जब बेंजीन पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं। लेकिन जब कोई ग्रुप आ जाएगा जिसका +R इफेक्ट होगा, वो बोलेगा ऑर्थो पर निकल या पैरा पर निकल। सर बात समझ नहीं पा रहे क्या कहना चाहते हैं? अरे मैं समझा दूंगा, पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो समझिए। देखिए कहता है द ग्रुप विच डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर कॉल्ड एज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोफाइल को बोले ऑर्थो पर निकल, पैरा पर निकल, तो डायरेक्ट कर रहा है ना उस पोजीशन पर, तो बताया है। चलिए नेक्स्ट, +M +R effect showing groups mainly increases electron density at ortho and para positions। मैं अभी क्लियर करूंगा, हालांकि आपको पता है मेनली ऑर्थो एंड पैरा पर ही डायरेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट, ये बढ़िया पॉइंट है, गौर से देखो। More will be the number of +R effect showing groups on benzene, more will be its electron density on benzene, hence more will be its reactivity towards electrophile। कहता है जितने ज्यादा +R वाले ग्रुप बेंजीन पर होंगे, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा, और बेंजीन खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन फेंक के मारेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ये बात सही है कि नहीं है भाई? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी आसानी से कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। सर इसमें कोई दुविधा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब सुनिए ये बात ढंग से, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस ग्रुप का बेंजीन पर कैसा इफेक्ट है? इस ग्रुप का बेंजीन पर कैसा इफेक्ट है? मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए आप। इस ग्रुप का बेंजीन पर कैसा इफेक्ट लग रहा है? प्लस, प्रवीण का आंसर आ चुका है। सर +R इफेक्ट लगेगा या +M इफेक्ट लगेगा? इफेक्ट लगाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। एग्जैक्टली सर, जो अपने लोन पेयर से रेजोनेंस करेगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। ये बन गया।
अब ये यहीं रुक जाएगा कि रेजोनेंस होगा, आगे रेजोनेंस होगा सर। कैसे? नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ये जो मैं लाइनें बोलता हूं ना, जिनको दिक्कत आती है वो ये लाइनें लिख लिया करो भाई साहब, बहुत काम की चीज है, कोई फालतू चीज मैं नहीं बोलता हूं। क्या ये नेगेटिव फिर रेजोनेंस करेगा? सर ये तो मजा आ गया, नेगेटिव करेगा। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज 100%। सर अगर इसने रेजोनेंस किया तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया है। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी? यस। आप बता दीजिए OCH3 के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी पोजीशंस ऑर्थो हैं, कौन कौन सी मेटा हैं और कौन कौन सी पैरा हैं? बताइए ये पोजीशन OCH3 के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशंस हैं? ऑर्थो। ये पोजीशन कौन सी पोजीशंस हैं? मेटा। और ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है? पैरा। आप बताइए आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। और इस ग्रुप में जिसका इफेक्ट है प्लस एम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां पर बढ़ाया है? आप बताइए कौन कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया है? सर इसकी ऑर्थो पर, इसकी पैरा पर और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर। तो OCH3 ऐसे ट्रैफिक होल्डर की तरह क्या बोलेगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को? ऑर्थो पर निकल, पैरा पर निकल। इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑर्थो और पैरा पर निकल ले, वहां पर बाल्टी भर भर के इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने रेजोनेंस करके वहां इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, मुझे बता दीजिए। हो गया? चलिए अब आपके सामने मैं भेज रहा हूं हैंडआउट्स और कुछ क्वेश्चंस। हैंडआउट्स और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेफ्ट कर, दिक्कत नहीं है, बाद में आके ले सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं आप, जिनको बहुत जल्दी है। आवाज आ रही है? कुछ आवाज बोल रहा हूं तब आएगी ना। राक्षस। हैंडआउट्स आ गए? चलिए चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए मैं क्वेश्चंस सर्च करके डाल रहा हूं, अभी क्वेश्चंस डाल रहा हूं, मैं सर्च करके डाल रहा हूं।
भाई मिल नहीं रहे, मैं फिर से भेज दूंगा, फिर कभी भेज दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस दे दूंगा, मिल नहीं रहे पता नहीं कहाँ गए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। ओके बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।